3। हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्टडी पावर चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से आप सभी से मुखातिब हूँ इसलिए क्योंकि आपके सामने आज जिस विषय की चर्चा होने जा रही है वह विषय आप सभी के लिए सुना हुआ होगा और काफी खबरों में या टॉपिक जो है हमेशा बनी रहती है, तो ये चीजें आपके लिए कोई अजनबी नहीं है और आप सभी इससे मुखातिब है और इसको जानते भी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ही हम सभी इसके जो मूल चीजें हैं हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है और हमारी संसदीय व्यवस्था में इस प्रस्ताव की कितनी विशेषताएं हैं और इतना लोकतांत्रिक सरकार में क्यों चर्चा में रहता है और इसका प्रभाव भी क्यों इतना ज्यादा है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आमतौर पे आए खबरों में हमेशा विपक्षी दलों के द्वारा सत्ताधारी सरकार के विरोध में यह प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा बनी रहती है। अभी हाल ही में सत्ता दिन से पहले विपक्षी दलों के द्वारा वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अभी फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बातें चल रही है। आखिर क्यों अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं? एक लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायित्व अधिकार जो है एक लोकतांत्रिक सरकार में इसकी वर्चस्व क्यों है, ये क्या कहता है, आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है संसदीय प्रणाली। तो मैं संसदीय प्रणाली के बारे में इसलिए जिक्र करना चाहता हूं ताकि आप इसके बारे में जान लें, इसलिए कि यह उसी का ही हिस्सा है। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में इस बिहार देश को संचालित करने के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया है और यह संसदीय व्यवस्था हमारे जन कल्याणकारी आधारित लोकतांत्रिक सिस्टम को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भी साबित होती रही है। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय बनाम अध्यक्षीय को लेकर भी चर्चाएं रहती है कि क्यों अध्यक्षीय प्रणाली अच्छा है या संसदीय प्रणाली अच्छा है, बट हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। हमें चर्चा करनी है कि पहले संसदीय प्रणाली क्या है, अब संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है, हमें इसी के दायरे में रहकर ही बातचीत करनी है। तो संसदीय प्रणाली में देखा जाए, अगर हम उसकी विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले आपको उसमें दिखाई देगा कि बहुमत दल की सरकार है। अब जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायित्व सरकार या वेस्टमिंस्टर की सरकार कही जाती है और पूरी तरीके से ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हालांकि ब्रिटेन की सरकार और यहाँ की सरकारों में विशेषताओं के और उसके गुणों के आधार पर देखा जाए तो काफी अलग है, क्योंकि हमारी जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं ये काफी लचीला है, काफी उत्तरदायी है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के मुकाबले, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी एक अपना अलग नियम व्यवस्थाएं हैं, वहां पे अपनी एक अलग सिस्टम होती है। लेकिन हमारे देश में थोड़ी सी संसदीय जो प्रणाली है, जो संसद की अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरीके से लोकतंत्र को नियुक्त करता है, लोकतंत्र को व्यक्त करता है, जो उसकी एक लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप संसद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। तो एक तो आपके सामने दिख रहा है कि बहुमत दल की सरकार है। जब आप लोकतंत्र की विशेषताओं को देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि यह बहुमत दल की सरकार। सीधा सा मतलब है कि जिस दल की सदन में बहुमत ज्यादा होगी वही पार्टी सरकार के रूप में जिम्मेदारी संभालेगी। सीधा सा मतलब है कोई भी पार्टी हो
जिसके प्रतिनिधि, जिसका सदस्य सदन में ज्यादा होंगे, अधिक होंगे, जो बहुमत सिद्ध कर पाएंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी और सरकार उसी की बनती है जिसे आमतौर पर अगर हम संसद की बात करें तो प्रधानमंत्री बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा अपने लीडर चुने जाते हैं। अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो पार्टी बहुमत में है वे अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो यही है संसद की अपनी एक खास विशेषता कि जो पार्टियां बहुमत में होगी वही सरकार बनाएगी, अन्यथा नहीं बना सकती। या अन्य प्रक्रियाएं हैं सरकार जिसके माध्यम से बनाई जाती हैं, जैसा कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। उसके बाद कई पार्टियां जो हैं सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वहां पे राष्ट्रपति अपना स्टैंड करती है। तो ऐसी तमाम चीजें होती है संसदीय व्यवस्था में। इसी बात यह है कि आर्टिकल 75 को आप देखिए तो यहां पे लिखा हुआ है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप इस चीज को देखिए तो इसका मतलब क्या है? ये आर्टिकल 75 में क्यों जिक्र किया गया है कि जो मंत्री परिषद होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब जानते हैं कि लोकसभा के जितने सारे मेंबर होते हैं उनका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। वे जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है। सीधे सी मतलब है कि जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे वे आम लोगों से चयनित हुए होंगे और उनका जो प्रभाव है, जो उनका महत्व है लोकसभा में काफी ज्यादा है। इसमें दो राय भी नहीं है कि लोकसभा का महत्व अगर सदन के स्तर पर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जनता की बातों को प्राथमिकता देनी होगी, उनकी समस्याओं को देनी होगी, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। और जनता के प्रतिनिधि उनके द्वारा चुने हुए लीडर ही करते हैं जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के साथ साथ जब वो बहुमत दल की सरकार में आते हैं तो उनके पास कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। उस जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी और एक कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना पड़ता है। अगर वे मंत्री जिस विभाग के मंत्री यदि वह किसी भी विभाग का यदि कोई मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य वो जिस विभाग का मंत्री बना हो, अगर उस विभाग का कार्य क्षेत्र, उसका भूमिका, उसका प्रभाव जनता तक ना जाए, वे अपनी कार्यों के प्रति उत्तरदायी ना हो, ईमानदार ना हो, सही समय पर उस कार्यों को ना कर पाए, तो फिर हमारे इस लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की जो एक महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, मंत्री परिषद की जो अपनी एक झुकाव है लोकसभा के प्रति, जो लगाव है, वो धीरे धीरे निरंकुशता और लोकतंत्र की गुणवत्ता को खत्म करने की ओर चल देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मंत्री हो, उसका जो अपना विभाग है उस विभाग के प्रति ईमानदार होना और उसको सही समय पर करना, यह सारी बातें उसे सदन में रखनी पड़ती है, क्योंकि सदन में सभी मंत्रियों से उनके कार्यक्षेत्र के बारे में प्रश्न किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब जानते हैं कि जब सदन की कार्यवाहियां होती हैं
मतलब ही है जितने सारे मंत्री परिषद हैं वे अपने अपने कार्यों के बारे में बताते हैं, जो खामियां हैं उसके बारे में उजागर की जाती है। जो महत्वपूर्ण काम है वह देश हो या समाज के लिए हो, विपक्षी उससे कार्य की ओर उन्हें निर्देशित करते हैं, उन्हें बताते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोकसभा के सदस्य, जो मंत्री परिषद के तौर पे नामांकित है, चुने गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर अपनी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी विभाग की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है उसको देखने में लापरवाह है, तो फिर इससे प्रश्न किया जा सकता है। और जब इस तरह की बातें बार बार सामने आए सारे मंत्रिमंडल के, सभी मंत्री परिषद के लोगों के द्वारा, तो फिर हमारे लोकसभा के जो एक पॉसिबिलिटी है, जो हमारे समाज और देश के लिए होनी चाहिए, वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ऐसा लगता है कि सरकारें अपनी मूल दायित्वों से अलग होकर वह निरंकुशता की ओर जा चुकी है। यही कारण है कि उन्हें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 198 के तहत आप देखेंगे तो सदन की कार्यवाही संबंधी के नियमों का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको संचालित करने के लिए कुछ नियम हैं, और यह नियम अस्थायी नहीं है, समय अनुसार परिवर्तित होती रहे, और उसी का हिस्सा है एक अविश्वास प्रस्ताव। अपने अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं, बहुत सारे प्रस्ताव के नाम सुने होंगे, चाहे वह स्थगन प्रस्ताव, शून्य प्रस्ताव, अविश्वास निंदा प्रस्ताव, विशेष अधिकार प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, तमाम ऐसे प्रस्तावों के नाम जानते होंगे। और इन प्रस्तावों की संसद में अपनी एक अलग प्रभाव है। तो उसी तरीके से हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव है, यह संसदीय प्रणाली में अपना प्रभाव किस प्रकार से रखती है और कैसे एक तमाशाह और निरंकुश सरकार को अपनी जिम्मेदारी के प्रति उन्मुख करती है, और कैसे संसदीय व्यवस्था को एक उत्तरदायी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। हम सारी चीजें इसी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में समझेंगे। तो मूल बात यह है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है सीधी तौर पे हमारी मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करना आवश्यक था, संसद के बारे में चर्चा करना आवश्यक था, ताकि हम समझ सकें कि अविश्वास प्रस्ताव मुद्दा है क्या कहना चाहता है और ये क्यों लाया जाता है सरकार के विरोध में। ठीक है, तो अब जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है ना, इसके बारे में हम समझते हैं। तो हमने संसद की प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव की क्या भूमिका है, संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग ने जानकारी हासिल की। अब हम ये समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या, है ना। तो आप देखें तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा लोकसभा में जो विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ही लाया जाता है ना। तो ये विपक्षी दल होते कौन है? जो सरकार में नहीं, जो सत्ता में, जो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, है ना, जो अपोजिट है। जैसा कि अभी हाल ही में देखेंगे आप, नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्योंकि राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता है और सरकार में जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो सीधे सी मतलब है जो विपक्षी पार्टी होंगी, जो विपक्षी दल के नेता होंगे वही लाएंगे। और आप जानते हैं जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी जो दल के नेताएं हैं, ये वर्ष 1997 में, वर्ष 1977 में इसी कानूनी तौर पे मान्यता दे दी गई। तो
विपक्ष के लोकतंत्र में उनकी भूमिका जो है और प्रभावी होगी, ताकि जो सत्ताधारी जो दल की सरकार है वे अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहे। जो उनका मुख्य जो कार्य है एक देश और समाज के लिए, देश और समाज ने उन्हें देश और देश के साथ उन्हें सत्ता सौंपी है, अगर इस काम और उस उद्देश्यों के साथ वे अपने आप को नहीं जुड़ पा रहे हैं, वे देश और समाज को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, तो उस स्थिति में विपक्षी दल जो है उन अपने कार्यों के प्रति उन्हें दिशा देती है, उन्हें कहती है कि उस चीज को आप ध्यान दें। तो एक मुख्य तौर पे आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं की गई है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव जो है इस संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, इसकी चर्चा संविधान में की ही नहीं गई है ना। दूसरी बात यहाँ पे लिख रहा है कि आर्टिकल 198 के तहत लोकसभा नियमों के तहत यह संचालित है। अविश्वास प्रस्ताव की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल 198 के तहत लोकसभा नियमों के तहत ही संचालित है। मतलब है कि लोकसभा की जो नियम है संचालन प्रक्रिया की, जो संसदीय प्रणाली की, वो उसी का ही एक हिस्सा है अविश्वास प्रस्ताव, और यह जो 198 के तहत लाया जाता है। इसी बात यह लिखा हुआ है कि इस प्रस्ताव को केवल विपक्षी दलों द्वारा ही लाया जा सकता है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और जो अपोजिट जो होते हैं सदस्य के तौर पे, वे सिर्फ लोकसभा में सरकार के विरोध में ही प्रस्ताव ला सकते हैं। ऐसा विपक्षी को लगे जो वर्तमान सरकार है वह सदन में अपना विश्वास खो चुकी है, तो उनकी विश्वास को जांचने के लिए, उन्हें देखने के लिए एक विपक्षी दल जो है अपने 50 समर्थकों के साथ, अपने 50 समर्थकों के साथ इस प्रस्ताव को सदन में रखते हैं। सदन में रखने से पहले उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती है, कुछ नियम होता है। ये सारे नियमों के अंतर्गत ही इस कार्यवाही की पूरी की जाती है। तो आप इसे देखिए कि इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आप जानते हैं कि सरकार जो है जो बनती है वे लोकसभा में बहुमत दल के नेता, यानी जो बहुमत के रूप में जो पार्टियां होती हैं उन्हीं की बनती हैं। तो अगर वे बहुमत खो देती है तो सीधी सी मतलब है कि सरकार गिर जाएगी। तो इसी बहुमत की देखने के लिए कि सरकार के पक्ष में है या नहीं है, या जो वर्तमान जो सरकार चल रही है वह लड़खड़ाने के दौर में है, वह अपना विश्वास मत खो चुकी है। तो इन सब चीजों को देखकर जो विरोधी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वह अविश्वास प्रस्ताव सदन में या सिर्फ लोकसभा में लाती हैं। तो ध्यान रखना है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये भी ध्यान रखें कि अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लाया जाता है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें उनकी कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं होती है। विश्वास प्रस्ताव लाने में सिर्फ लोकसभा के सदस्यों की ही हिस्सेदारी होती है। इसमें विपक्षी दल के, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते। तो ये मामला सिर्फ लोकसभा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और जो मंत्री परिषद के रूप में नामांकित हैं, जिन्हें अपने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारियां संभालनी है, उन जिम्मेदारियों के बारे में लोकसभा में समय समय पर जब भी कार्रवाइयां होती है तो उसके बारे में जानकारी देना पड़ता है। अगर जानकारी देने पर किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही करती है तो फिर सरकार संकट में चली जाती है। तो इन सब चीजों को देखते ही भी अविश्वास प्रस्ताव जो है अपना प्रभाव में आता है और ये सरकार के विरुद्ध लोकसभा के विपक्षियों के द्वारा लाया जाता है। और भी इसके नियम है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग संसद की प्रक्रिया के बारे में देख रहे थे कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की
क्या प्रक्रिया है, क्या उसका रूल है, हम उसके बारे में देख रहे थे। तो आगे हम ये देखते हैं कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, उसकी सदन में क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है। तो कुछ नियम व्यवस्थाएं जो बनाई गई है उसके तहत जो है यह प्रस्ताव सदन में पेश की जाती है। तो हम इसी के बारे में ये जान रहे थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी विपक्षी इस प्रस्ताव को लाए तो यह नियम कहता है कि प्रस्ताव को लाने से पहले विपक्षी सांसदों के कुछ कम से कम 50 सदस्यों का जो है समर्थन होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि ये प्रस्ताव जब भी सदन में लाया जाए तो कम से कम 50 सांसदों की अनुमति होनी चाहिए इस प्रस्ताव पर। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी के द्वारा सदन में लाने से पहले उसके समर्थन में कम से कम 50 सदस्य हो, उसके पक्ष में हो, अन्यथा यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वहीं पे रद्द कर दी जाएगी। इसलिए ये बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि 50 सदस्यों की अनुमति होना जरूरी है। दूसरी बात है कि सदन में जब भी इस प्रस्ताव की पेश करने की बात की जाए, यानी मान लीजिए कि अगर आज अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो 10 बजे प्रातः यानी सुबह से पहले लोकसभा के जो सचिव होते हैं इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। अगर जानकारी नहीं देते हैं, अचानक इस प्रस्ताव को लाते हैं, तो समझिए कि यह प्रस्ताव उसी समय तो डिस्कस तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आगे की कार्यवाही के लिए स्थानांतरित हो जाता है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन चर्चा करना हो ठीक 10 बजे से पहले लोकसभा सचिव को देना अनिवार्य है, नहीं तो यह आगे की प्रक्रिया, आगे के दिन की प्रक्रिया बन जाती है। दूसरी बात यह है यदि अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और इसे लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो इसके लिए जो संबंधित जो नियम है, जो दिन है, ये सब चीज बनाई जाती है कि अब किस दिन सदन में मत कराया जाएगा, मतदान कराई जाएगी, उसके लिए दिन अवधि ये सब कुछ पहले से तय की जाती है। उसके बाद जिस दिन तय होता है उसी समय अविश्वास प्रस्ताव पर सारी चीजें मतदान जो होती है वे प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो ये जो दिन है, जो टाइम का, जो समय का जो निर्धारण है, ये कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। और उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है और उस पर मतदान कराई जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि यह मतदान विपक्षियों द्वारा लड़ा गया और बहुमत में नहीं रहा, यानी सरकार के विरोध यह मतदान लाया गया और सरकार के फिर से इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बहुमत में रहे, तो यह प्रस्ताव वहीं पर रद्द हो जाएगा। यदि मतदान के वक्त इस प्रस्ताव के पक्ष में सदन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत में रहे, यानी अविश्वास प्रस्ताव यदि बहुमत में रहा, तो फिर सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी सीधे सी मतलब है कि सारे मंत्री परिषद बंद हो जाएगी। और यदि अविश्वास प्रस्ताव अल्पमत में रहा और सरकार फिर से बहुमत में रही, तो फिर सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो फिर चलेगी, वो अपना जो भी सिस्टम है उसी हिसाब से ही चलेगी, सरकार में बनी रहेगी, क्योंकि वो बहुमत दल की सरकार है और अपनी अभी भी बहुमत वो विश्वास के तौर पे बनाई रखी है। इसीलिए विपक्षी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि अपनी विश्वसनीयता बहुमत के माध्यम से वह सदन में अपने आप को पेश कर देगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक नियमबद्ध व्यवस्था होते हैं और उसी व्यवस्थाओं के तहत चलती है। और जो मुख्य बात यह है कि मान लीजिए कि अगर विपक्षी प्रस्ताव लाया और पारित नहीं हो पाया, बहुमत में नहीं रहा, तो फिर 6 महीने के बाद वह सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाएगा, उसके बीच में कहीं नहीं। यह नियम है
अविश्वास प्रस्ताव लाने की सदन में, है ना। अगर संयोग से अविश्वास प्रस्ताव बहुमत में रहा, सदन में मौजूद सदस्य बहुमत में उसके अविश्वास प्रस्ताव के रूप में रहे, तो सरकार गिर सकती है, यानी पूरे मंत्री परिषद भंग हो सकता है। सीधे से मतलब है कि सरकारें जो है, जो सदन में अपनी जो बहुमत के तौर पे मौजूद थी और जो सरकार चला रही थी, अब बहुमत अविश्वास प्रस्ताव में आकर उससे सरकार से विस्थापित कर देगी और मंत्री परिषद पूरी तरीके से भंग हो जाएगा, तो फिर प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये है हमारा अविश्वास प्रस्ताव की एक प्रक्रिया जो सदन में चलाई जाती है। तो हमने इस चीज देखा कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है और इसकी नियम व्यवस्थाएं क्या है, इस सब चीजों को हम लोगों ने समझा। अब हम ये देखते हैं कि चर्चा में क्यों बना है। हाल ही में काफी चर्चा में बना है, जैसा कि मणिपुर की घटनाएं हुई, तो मणिपुर की घटना को लेकर विपक्षियों के द्वारा सरकार पर तंज कसा गया कि सरकार जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के व्यवस्था में कानूनी स्तर या प्रशासनिक स्तर पे जो खामियां दिखाई दे रही है, वह आम जनता की सुरक्षा और उसके कल्याण के अनुरूप नहीं मालूम पड़ रही है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो विपक्षियों ने सदन में रखा और इन सारे बिंदुओं पर सदन में हल्ला बोलने की स्थिति रही और परिणाम यह हुआ कि कई बार सदन जो एक महत्वपूर्ण विषयों पर पक्ष और विपक्ष के आपस में बातचीत करके उस स्थिति को संभालने की स्थिति बननी चाहिए, वैसा ना होकर हमेशा विवाद की स्थिति बन जाती है और सदन जो है बाधित मालूम पड़ता है और ये हमेशा होते रहता है। अब किसी भी एक सरकार में निरंतर सदन की कार्यवाहियां बाधित होना, उसके लिए भी यह है विपरीत स्थितियां हैं, खासतौर पे इस देश और इस समाज के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो यहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना एक वजह बन जाता है कि लाकर देख लेते हैं कि सच में जो सरकारें हैं वे बहुमत में है या नहीं है। तो इसीलिए एक अविश्वास प्रस्ताव फिर से मोदी जी के खिलाफ जो है लाया गया है और देखना है कि क्या हो रहा है। तो आज हम मुख्य तौर पे इसके बारे में जाने समझे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, क्यों लाया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि क्या अविश्वास प्रस्ताव हमारे एक लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है, हम ये समझ लेते हैं, है ना, कि इसके पहले भी यह प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जैसा कि हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं कि ये क्या है। अब ये जानना है कि क्या ये हमारे लिए नई बात तो नहीं है, क्या इसका कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहा है। वर्ष 1963 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के विरोध में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव जो है यहाँ जो लाया गया, यह प्रस्ताव विपक्षियों के बहुमत में नहीं रही, इसीलिए यह पास नहीं हो पाया। वहां भी अविश्वास प्रस्ताव जो है नहीं हो पाया। उसके बाद हम जब देखें तो लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ भी लाया गया, लाल बहादुर उनके खिलाफ भी लाया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी देश की ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी जिनके शासनकाल में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, देश की ऐसी पहली प्रधानमंत्री थी। अब मजे की बात यह है कि जब भी विपक्षियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वे हमेशा अल्पमत में ही गए, यानी यहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव जो है अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया। और सबसे बड़ी बात है कि 1977 में मोरारजी देसाई के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव जो है बहुमत में रहा और पहली बार कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरा।
पहली बार कोई सरकार जो था अविश्वास प्रस्ताव से गिरा वह था सरकार मोरारजी देसाई की। उसके बाद भी आप देखिए राजीव गांधी की सरकार में, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में भी लाया गया, लेकिन यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव जो है अंतमत में रहा, यानी पास नहीं हो पाया, यहाँ भी वह अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया। उसके बाद आप देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव, इनके खिलाफ भी लाया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अब जानते हैं तेरा दिन की सरकार थी, इनके खिलाफ भी लाया गया, इनकी भी सरकार गिरी। तो इस तरीके से आप देखें तो वर्तमान में जो सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी की जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ भी लाया गया, अब 2 बार लाया गया। अगर हम देखें तो इनके खिलाफ जो है 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और एक बार 2018 में लाया गया था और फिर अभी लाया गया है। तो इनके खिलाफ जो है 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ध्यान में फिर से जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने की बातें पेश की जा रही है। तो इस तरीके से देखें तो अभी तक हमारे देश में अभी तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा चुका है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई नई बात नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सका है, आगे भी लाया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में जान गए, तो आगे भी हम इसी तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, जो देश में चर्चित मुद्दे होंगे, उनके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद।